मैं डेविल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बारे में, और फिर हम उसके अलावा भी कुछ और कंट्री को यहाँ पे लेके आने वाले हैं। जैसे भारत को तो सबसे पहले बीच में मतलब भारत को लाएंगे कि भारत यहाँ पे किसकी तरफ से है, यूक्रेन की तरफ से, रशिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, क्या भारत का रोल क्या है इसमें। और फिर हम ये भी देखने वाले हैं कि पाकिस्तान को भी हम यहाँ पे लाने वाला है, चाइना को भी लाने वाला है। तो सब पूरा एक अच्छा सा एक ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और हम ये समझने वाले हैं कि रसिया यूक्रेन पे हमला क्यों कर रहा है, रसिया यूक्रेन पे हमला क्यों कर रहा है, और NATO यानी नाटो होता क्या है। आपने नाटो बहुत अगर आप न्यूज चैनल देख रहे होंगे तो आपको सुनाई दे रहा अरे दिख रहा होगा नाटो नाटो नाटो। तो आखिर ये नाटो है क्या। अच्छा, अगर ये लड़ाई हो रहा है, रसिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है, तो इसमें अमेरिका का क्या हाथ है। और फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अब सुपर पावर कौन, यानी अमेरिका या रसिया। तो यही सारे सवाल है, कई सारे सवाल है, उन जो डाउट्स हो सकते हैं आपके मन में भी, तो उन सभी डाउट्स को जो है हम इस वीडियो में आंसर करने वाले हैं। वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे उससे पहले एक छोटा सा नोटिस ये देना चाहते हैं कि अगर आपको स्पीड, जैसे हम तो बोलते जाएंगे, अगर आपको स्पीड ज्यादा लगेगी तो आप 0.75 पे कर दीजिएगा, और अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो 1.25 भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करेंगे कि रूस और अमेरिका को। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये दोनों पुराने दुश्मन हैं, और दुश्मन कब से हैं तो उसकी भी थोड़ा सा स्टोरी मैं आप सभी को बता देता हूं। और एक बात और कि ये जो पूरी वीडियो रहने वाली है, इसमें हम फैक्ट बेसिस पे नहीं बात करने वाले हैं, जैसे कि 1991 में ये ऐसे सारी कुछ नहीं, फैक्चुअल बातें नहीं करने वाले। एक स्टोरी के फॉर्म में हम ये समझने वाले कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, और इसका मतलब क्या भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, या पूरे दुनिया में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में एक स्टोरी के फॉर्म में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था 1945 में, 1939 से 1945 तक चला था। तो 1945 के बाद जो दो कंट्री सबसे ऊपर यानी सबसे ज्यादा पावरफुल बची थी, तो एक था अमेरिका, एक था यूएसएसआर। अमेरिका और यूएसएसआर। अच्छा, यूएसएसआर कहां से आया, तो मैं बताऊं कि एक यूएसएसआर एक पहले कई सारे कंट्री का ग्रुप था। यूएसएसआर कई सारे कंट्री का ग्रुप था, जिसमें रसिया सबसे ज्यादा पावरफुल था। और रसिया जो है अपने साथ 15 और कंट्री को मिला के, यानी 15 और उसके जो आसपास के जो कंट्री हैं वो भी पहले रसिया के पार्ट थी, और उन सभी जो एरिया है उसको वो यूएसएसआर कहता था। यानी रसिया के साथ 15 और कंट्रीज जो हैं वो यूएसएसआर की पार्ट थी, यूएसएसआर। तो उसको तब रसिया नहीं, हम यूएसएसआर कहते थे। लेकिन 1991 में इसका डिवीजन हो गया, सब कंट्री अलग अलग अपना आजाद हो गई। और जब ये यूएसएसआर था तो उसी में अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान था, आर्मेनिया था, और अभी एक बात और है, ये जो यूक्रेन जिसपे हमला कर रहा है रसिया, ये भी पहले यूएसएसआर का पार्ट था। तो थोड़ा सा और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहते हैं कि यूएसएसआर एक 16 देशों का समूह था, जिसमें रसिया सबसे ज्यादा पावरफुल था। और इन 16 कंट्री को हम यूएसएसआर के नाम से बोलते थे, ठीक, यूएसएसआर, ठीक। और यूएसएसआर का फुल फॉर्म भी होता है यूनियन से सबसे पहले यूनियन ऑफ सोवियत है, तो कई सारी कंट्री मिलकर ये जो बनी थी, तो इसे हम यूएसएसआर कहते हैं। और दूसरी तरफ जो सबसे पावरफुल कंट्री था वो था अमेरिका। पावरफुल कंट्री अमेरिका और यूएसएसआर। अभी समझ में आ रहा है कि रसिया नहीं, हम उसे यूएसएसआर बोलने वाले हैं अभी, क्योंकि हम पहले की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात कर रहे हैं। तो अमेरिका और यूएसएसआर में कई सारे ऐसे थे कि हम अपने आप को दोनों पावरफुल दिखाना चाहते थे। तो अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री था, यानी उसमें जनता का शासन था, जबकि यूएसएसआर में ऐसा नहीं था। वहां पे एक ही गवर्नमेंट होती थी, वही सब पे राज करती थी, ऐसा होता था। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि जब इन दोनों में वार शुरू हुआ, यानी अपने आप को पावरफुल दिखाने की होड़ मची। अमेरिका अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता था, रसिया अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता था। तो उसके लिए सबसे पहले यही हुआ कि अमेरिका पे सबसे पहले, अमेरिका नहीं, सॉरी, आसमान में यानी चांद, सबसे पहले स्पेस में सबसे पहले कौन जाता है। तो स्पेस में जब जाने की बात हुई तो यूएसएसआर बाजी मार गया। यूएसएसआर सबसे पहला अपना वो मिसाइल जो है अपना स्पेस में एक यान भेज दिया। उसके बाद ये आया कि सबसे पहले अंतरिक्ष में या तो आदमी या फिर जानवर को सबसे पहले किसको कौन लैंड कराता है, जैसे अमेरिका या फिर यूएसएसआर। तो इसमें भी यूएसएसआर आगे निकल गया। तो आप देख रहे हैं कि उस टाइम जब हम पहले का बात करें तो यूएसएसआर अमेरिका से बहुत आगे था, कई सारी चीज में वो
अगर हम बात करें स्पेस में या फिर टेक्नोलॉजी की फील्ड में, वो बहुत ही एडवांस था अमेरिका के कंपैरिजन में भी। बट हुआ क्या कि समय के साथ साथ यूएसएसआर अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए वो जरूरत से ज्यादा पैसा अपने टेक्नोलॉजी या फिर अपने स्पेस या फिर अपने जो रिसर्च है उस पर लगा देता है। इसकी वजह से होता क्या कि उसकी इकोनॉमी नीचे गिरने लगती है, जबकि अमेरिका अपने बैलेंस बनाए रखता है। आपने सुनी होगी एक रेस कछुआ और खरगोश की, वही हाल होता है कि कछुए की चाल से चल रहा था यूएसएसआर, बहुत सारा पैसा लगाया जा रहा था और उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी गिरनी शुरू हो गई और अमेरिका अपना बैलेंस बनाए रखा। जब इकोनॉमी गिरने लगी उसकी वजह से फिर वहां के लोग हैं उनमें ये दिखा कि यार हम तो यानी बहुत खाने पीने की भी किल्लत आने लगी थी, तो इसकी वजह से वहां पे विद्रोह शुरू हुआ और उसके बाद कई सारे फैसले भी रहे थे। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा। तो इकोनॉमी गिरने की वजह से वहां पे जो है इकोनॉमी और सरकार कई सारे रोल थे, पर एक फैक्टर जो था उसमें से इकोनॉमी का फॉल डाउन होना भी था। तो इकोनॉमी गिरने की वजह से वहां पे विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, लोग जो है अपने आप को आजाद पाना चाहते थे, सीधा सा बात है। तो उसके बाद 15 कंट्री का डिवीजन हुआ, 15 कंट्री यहाँ पे अलग बनी, 15 कंट्री और एक रशिया, 16 कंट्री यूएसएसआर से बनी और उसके बाद अमेरिका। तो इसके बाद जैसे ही सारी कंट्री अलग हुई, रशिया की इकोनॉमी या फिर यूएसएसआर की इकोनॉमी नीचे जा चुकी थी, तो अब जो सबसे ज्यादा पावरफुल बचा वो था अमेरिका। वो आराम से अपना जिंदगी जीना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वो सबसे ज्यादा पावरफुल बना रहा। अब हम बात करते हैं उसके आगे की बात करते हैं। तो अब जैसे पहले तो अब देखो यूएसएसआर था, वो कई कंट्रियों का पहले समूह हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ एक और अब बात करेंगे हम यहाँ पे, एक ग्रुप बनना स्टार्ट हुआ, ग्रुप बना नाटो, एक ग्रुप बनना स्टार्ट हुआ नाटो। एक अमेरिका ने सबसे पहले किया कि चलो भैया ठीक है, एक हम काम करते हैं, ऐसे तो हम सब अलग अलग कंट्री हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई हमला कर दे, तो जैसे मान लीजिए अगर एक कंट्री है, अगर किसी एक जैसे इंडिया अगर पाकिस्तान पर हमला कर देता है तो पाकिस्तान ही सिर्फ उससे लड़ेगा, ऐसा होता है। तो अमेरिका ने कहा कि चलो यार हमें क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में हम कई सारे लोग रहेंगे और हम में से किसी को भी हमला होता है, हम लोगों में से किसी पर भी हमला होता है तो हम सब मिलकर हमला करेंगे। जैसे आप अपने एरिया में देखते होगे कि ग्रुप बना लेना, कई लोगों को अपने दोस्तों मिला लेना, अरे यार वो हमसे झगड़ा करता है तो हम उसको मिलके मारेंगे, बस यही चीज हुआ। अमेरिका ने जो है एक ग्रुप बनाया, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप बनाया और उसमें 30 कंट्री को जोड़ चुका है। और वो ये बोला कि भैया अगर हम पे कोई हमला करता है तो हम 30 लोग मिलकर हमला करेंगे। यहां तक बातें क्लियर है कि अमेरिका सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुका है। यहाँ पे रशिया जो है वो पावरफुल था बट डाउन हो गया, तो उसका जो है कि यार उसको अभी भी टीस है कि यार मैं पावरफुल, अभी भी वो चाहता है, अपने आप को पावरफुल बनना चाहता है, अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता है। और अभी जो उसकी इकोनॉमी गिरी थी वो अभी बहुत सब कुछ सही हो चुका है। तो अब यूएसएसआर अमेरिका को बताना चाहता है कि तुम ही पावरफुल नहीं हो, हम भी पावरफुल है। बस ये सारा मैटर है। तो हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसको पहले। तो नाटो जो है वो 30 कंट्री का ग्रुप है, 30 कंट्री को यहाँ पे ग्रुप यानी कि जैसे उसमें सब कुछ जुड़ गया है कि जैसे चलो हम भी इसमें जुड़ जाते हैं, हम भी इसमें जुड़ जाते हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई हमला करता है तो हम उस पर मिलकर हमला करेंगे, ठीक। तो नाटो में 30 कंट्री का एक ग्रुप है और उसमें एक ये एग्रीमेंट है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला करता है तो हम उस पर मिलकर हमला करेंगे, ठीक। वैसे ही एक और ग्रुप बना हुआ है ओसी करके, OCES ऐसे कुछ करके बना हुआ है, ठीक। तो सिर्फ एक ही नहीं, नाटो के अलावा भी एक और भी बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं नाटो के बारे में, सिर्फ नाटो के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है नाटो के बारे में अब हम समझते हैं। एक बात और आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इंडिया जो है नाटो का मेंबर है? तो सबसे पहले बता दूं कि इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है। क्यों नाटो का मेंबर नहीं है? क्योंकि इंडिया ये मानता है कि यार मैं खुद ही उतना अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता है इंडिया भी, कि देखो यार मैं तुम्हारे भरोसे नहीं बैठा हूं कि अच्छा अमेरिका कहेगा कि चल यार ये करते हैं, हम सब साथ मिलकर रहते हैं। तो इंडिया ऐसा कुछ नहीं करता। इंडिया कहता है अरे यार हम तो खुद पावरफुल है, मतलब जब होगा, जब जो कुछ भी हुआ तो देखा जाएगा। तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है, आपसे को बताना चाहता हूं, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि क्यों नुकसान नहीं है। क्योंकि आप सब देख रहे हो कि जब लड़ाई हो रहा है तो अमेरिका साथ आ ही नहीं रहा है। फिर भी हम इसको आगे समझते हैं। तो इंडिया जो है नाटो का मेंबर नहीं है, पाकिस्तान भी नाटो का मेंबर नहीं है, दैट्स ऑल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि रसिया का जो एरिया है वहां पे अगर आप देखोगे तो अमेरिका
नाटो का एक्सपेंशन कर रहा है, यानी वो 30 कंट्री को से 31, 32 कई सारे कंट्री को अपने में जोड़ना चाहता है कि कई सारे लोग हमारे पास, हमारे कई सारी कंट्री हमारे नाटो में जुड़े। और अभी क्या हुआ है कि रसिया जैसे है, रसिया के जो बगल वाला क्षेत्र है यूक्रेन, जैसे पहले यूक्रेन जो है यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, रसिया भी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था जैसा मैंने बताया। तो अब ये जो है रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन, और उसके अलावा कई सारी कंट्री हैं, लीबिया, बोलीविया, ऐसे कई सारे, बेलारूस, कई सारे वहां पे कंट्री हैं। तो अभी क्या है कि इंडिया जो है अमेरिका जो है नाटो में कई सारे ग्रुप को अपने यहाँ बनाना चाहता है। तो अभी क्या हुआ, अब हम आते हैं, अब इस जो रिसेंट का खबर है उस पर अब हम आते हैं कि नाटो ने सोचा कि हम यूक्रेन को अमेरिका ने सोचा कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल करा लेते हैं, यूक्रेन को नाटो में शामिल करा लेते हैं। और ये कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला करेगा तो भैया हम मिलकर हमला करेंगे। यूक्रेन सोचा कि यार देखो हमारे बगल में तो पावरफुल कंट्री रसिया बैठी है, तो हम क्या करते हैं कि नाटो मेंबर बन जाते हैं। नाटो मेंबर अगर हम बन जाएंगे तो ऐसा होगा कि हमें आराम से सुरक्षा मिली रहेगी, कम से कम हम पावरफुल दिखेंगे तो कोई भी हमारे ऊपर ऐसे आया गया ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा। तो वो नाटो मेंबर बनने के लिए तैयार भी हो गया। अभी अमेरिका क्या कर रहा है कि जो उधर जो है रसिया, जैसे ये रसिया का फील्ड है, तो जो पहले यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, यानी जैसे लीबिया, बोलीविया, ऐसी कई सारी कंट्री हैं जो पहले यूएसएसआर की हुआ करती थी, उसको अमेरिका नाटो में मिलाना चाहता है। और नाटो में क्यों मिलाना चाहता है? क्योंकि उसे भी पता है कि रसिया जो है एक उभरती हुई पावर है। तो वो चाहता है कि अगर हम नाटो को, जैसे ग्रुप को हम नाटो में अगर मिला लेते हैं तो हम पावरफुल बनेंगे। अब रसिया का भी, अब रसिया का क्या है, रसिया कहता है कि ठीक है देखो यार, तुम तो पहले यूएसएसआर को, हमारा जो चलता था उसमें तुमने आग लगा दिया, जैसे उसमें अमेरिका का भी हाथ था कुछ तोड़ने में उसका, जैसे होता है ना पीठ पीछे से कुछ करना, ऐसे अमेरिका का भी आता। तो कहा कि तुम तो मेरा जो यूएसएसआर ग्रुप चलता था तुमने उसको तोड़वा दिया, अब तुम नाटो बना के घूम रहे हो, नाटो में बना रहे हो। और तुम अगर नाटो को, हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज हैं उनको अगर नाटो का मेंबर बना लेते हो तो फिर तुम वहां पे अपना सैनिक भेज दोगे और सिर्फ इस नाम पे भेज दोगे कि हम इन कंट्रीज की जो है सुरक्षा करना चाहते हैं। लेकिन तुम क्या करोगे कि एक प्रकार से हमें ही हमारे सिक्योरिटी यानी रसिया का सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पे आ जाता है कि रसिया के तुम जो किनारे जो कंट्री हैं उनको तुम नाटो में मिला लोगे और अपना फोर्स वहां पे तैनात कर दोगे और रसिया पे निगरानी रखना स्टार्ट कर दोगे। रसिया को यही सबसे ज्यादा बड़ा दिक्कत है कि उसका सिक्योरिटी सबसे ज्यादा है कि तुम अगर इनको नाटो में मिला लेते हो तो फिर वहां पे तुम अपनी सैनिक भी भेज दोगे और उसके बाद तुम रसिया पे हमेशा जैसे आए दिन रसिया को भी धमकी देते रहोगे, ये करते रहोगे। तो यही रसिया नहीं चाहता है कि भैया तुम नाटो मेंबर जहां बढ़ाना है बढ़ाओ, लेकिन यूक्रेन जो कि यूएसएसआर का पार्ट था, रसिया से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक, तो वो बोला कि तुम जो है अब यूक्रेन को नाटो का, रसिया बोला कि यूक्रेन को हम नाटो का मेंबर नहीं बनने देंगे, ना तुम्हें बनाना है और ना ही हम उसको बनने देंगे। अगर अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो में मिलाने की कोशिश की तो उसका अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा। लेकिन अमेरिका नहीं माना, यूक्रेन को भी था कि नहीं हमें चलना है, मतलब हमें नाटो मेंबर ज्वाइन करना है। उसको था कि यार 30 लोगों का समूह हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा तो बढ़िया तो रहेगा लड़ाई करने में, ऐसे यूक्रेन को लगता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि रसिया देख रहा था कि ऐसा यार, वो बार बार ऐसा सोच रहा था कि वो नाटो मेंबर न मिला है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका जैसे ऐसा नहीं कहा कि ठीक है हम बाद में सोचेंगे या फिर नहीं मिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो अमेरिका भी उसको नाटो में मिलाना चाहता था, यूक्रेन को अमेरिका भी नाटो में मिलाना चाहता था। अब यूक्रेन को लग रहा था कि हमारे पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, तो वो पहले, अब यहाँ पे देखो यार, जैसे होता था कि अब ये होता था कि यूक्रेन को कब्जा करने के लिए रसिया जो है अब अपना फोर्स भेजा। तो उसके लिए सबसे पहले रसिया जो है यूक्रेन को अब अपने कब्जे में इसलिए भी लेना चाहता है ताकि वो कहीं नाटो का मेंबर न बन जाए, ठीक, पहला चीज। दूसरा ये कि जो वहां पे एक लुहांस और डोनेस्क नाम की जगह है, लुहांस और डोनेस्क, यूक्रेन में लुहांस और डोनेस्क, जो कि पूरी सेम, मतलब रसिया के साथ वो टच करता है। यूक्रेन में 2 जगह है, लुहांस और डोनेस्क। वो उन दोनों को क्या करता है कि बोलता है कि भैया तुम अब आजाद हो, मतलब तुम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो, ठीक, उसको मान्यता दे दिया। आपने न्यूज सुना होगा। और उसने ऐसा इसलिए किया, यानी रूस ने ऐसा इसलिए किया
ताकि इंडिपेंडेंट कंट्री बोल के उसमें अपना सैनिक हम भेज सकें उनकी सुरक्षा के नाम पे। तो यही चीज हुआ। उसने पहले तो बोला कि देखो यार तुम इंडिपेंडेंट कंट्री हो, तो यूक्रेन हल्ला किया कि नहीं यार ये क्या कर रहे हो, हमारा तुम जमीन कब्जा कर रहे हो, विरोध किया। बस यही वो चाहता था। उसने विरोध प्रदर्शन किया, कई सारी चीज वहां पे अपना दिखाया कि यार हम मजबूत, हम अपना एक इंच नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो रसिया का ठीक है तब लो। तो उसके बाद रसिया यूक्रेन को कब्जा करना चाहता है। एक्चुअली देखो यहाँ पे है क्या, रसिया अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता है और अमेरिका को नीचे दिखाना चाहता है। पहला चीज यही है। दूसरा ये है कि वो नहीं चाहता कि अपना जो यूएसएसआर है, जैसे अपनी जो होता है ना पुरानी जो धरोहर है, वो कहीं जाना नहीं चाहिए। ऐसा चीज है कि जो यूएसएसआर के ग्रुप है वो रसिया के साथ ही रहे, मतलब अमेरिका की तरफ न भागे। तो उनका एक यही चीज है। तो एक वो अपना यूएसएसआर को जो है पहले वाला जो क्षेत्र है उसको भी बनाए रखना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारा जो वॉर हुआ है एक प्रकार से सिक्योरिटी रीजन की वजह से, या फिर आप कह सकते हो कि यूक्रेन के नाटो में जाने की वजह से रसिया जो है यूक्रेन पे हमला कर रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है, अभी अब रिसेंट की बात करते हैं, कल परसों जो न्यूज हुई है उसके बारे में हल्का सा बात कर लेते हैं। तो जो न्यूज है वो देख रहे हैं कि यार रसिया जो है यूक्रेन पे हमला किया जा रहा है। और लग रहा था कि यार नाटो की तरफ से, यानी जो 30 जो कंट्री का ग्रुप बना हुआ है उसमें से वो कोई आएगा यूक्रेन की तरफ से। बट यार कुछ हुआ नहीं, बस यूक्रेन पे होते रहा, यूक्रेन में हमला होते रहा, यूक्रेन वेट करते रहा, मतलब लड़ाई लड़ते रहा अकेले, लेकिन 30 मेंबर में से कोई भी मेंबर ना आया। कहने वाले लोग ये भी कह सकते हैं कि अभी तो यूक्रेन नाटो का मेंबर बना नहीं है, तो फिर जो है अमेरिका कैसे आ सकता है। लेकिन नहीं यार, यहाँ पे सबको इंतजार था कि अमेरिका आएगा। क्योंकि आग ही उसी ने लगाई है। सीधा सीधा देखो, अमेरिका ही यूक्रेन को नाटो में मिलाना चाहता, तो अमेरिका ने आग लगाई। और जब आग लग के वहां पे पूरा सब कुछ जलने लगा तो उसे बुझाने के लिए नहीं आया। सबको उम्मीद था, पूरे दुनिया वालों को, कि अमेरिका देखो क्या करता है, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं किया। कहने का मतलब उसने बोला कि यार हम यहाँ पे सैंक्शंस लगाने वाला है, ये रोक करेंगे, वो रोक करेंगे, लेकिन मिलिट्री पावर नहीं भेजेंगे। जो बाइडेन यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि यार हम यहाँ पे मिलिट्री नहीं भेजने वाले यूक्रेन में। और एक बात मैं आप सबको बता दूं, मैं ऐसे न्यूज देख रहा था कि वो बोल के आ रहा है ऐसा कई सारी चीज। तो एक नीचे कमेंट चल रहा था, जैसे जो होता है ना न्यूज देखो तो नीचे लाइव कमेंट चलते रहते हैं। तो एक लड़का जो भी है वो मतलब खतरनाक चीज लिख रहा था। वो लिख रहा है बाइडेन आंटी, और ऐसा वो लिख रहा था। अब क्या लिख रहा था, क्यों लिख रहा था, वो भी आप समझदार हो, समझ सकते हो। वो लिख रहा था बाइडेन आंटी और हंस रहा था। और मुझे लगा यार बाइडेन आंटी एक गजब का टाइटल है। तो जो भी है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बस मैंने देखा तो मैं सोचा कि ऐसे ऐसे कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, और कमेंट अब ये भी आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। कमेंट अब ये भी आ रहे हैं यार कि देखो सारी दुनिया बिजी है, रूस यूक्रेन पे हमला कर रहा है, ठीक, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। अमेरिका का अब कुछ है नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या अब अमेरिका सच में सबसे पावरफुल कंट्री बचा हुआ है। तो देखो यार, अमेरिका पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा धीरे धीरे लूज करते जा रहा है। कई सारी कंट्री अपने आप को अब धीरे धीरे स्टेब्लिश कर चुके हैं, अब आगे निकलने की होड़ में है। रसिया है, फ्रांस है, और जर्मनी है, जापान है, फिर उसके बाद इंडिया भी है रेस में, अमेरिका, फिर चाइना। कई सारी कंट्री जो है अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहती हैं। तो हम जो बात कर रहे थे वो यही आ रहा था। इंडिया के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। यही आ रहा था कि यार देखो सब दुनिया तो बिजी है, यानी रूस यूक्रेन पे हमला कर रहा है। दूसरा जो इंडिया, देखो दूसरा एक थोड़ा सा पहले चाइना को लेते आते हैं। एक जैसे रूस से सटा हुआ एक बॉर्डर है यूक्रेन, एक जगह है यूक्रेन जो रसिया का पहले पार्ट था। वैसे ही अगर हम बात करें चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के ही बगल में एक कंट्री है ताइवान। वो अपने आप को बोलती है यार मैं अलग कंट्री हूं, मुझे अपना सब कुछ, मतलब वहां पे सब खुद की सरकार भी चलती है ताइवान की। लेकिन चाइना कहता है कि नहीं तुम मेरे अंडर हो। ताइवान कहता है यार हम तो अलग हो चुके हैं, हमारे अलग से सब कुछ जो है जो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है वो सब चल रहा है, तो फिर हम एक अलग कंट्री हुए। लेकिन चाइना सब देश से वालों से कहता है देखो यार तुम किसी अपने स्कूल कॉलेज में ये नहीं पढ़ाओगे कि ताइवान जो है वो एक अलग कंट्री है, तुम यही बताओगे कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है।
तो ऐसी ही चीज तो अब देखो यार, सबसे बड़ी बात यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर रूस जो है यूक्रेन पे हमला कर देता है तो अब क्या आपको नहीं लगता है कि चाइना भी ताइवान पे हमला कर देगा? क्यों कर देगा? उसे पता है कि चाइना, अगर वो सबसे बढ़िया मौका, इट इज हाई टाइम टू अटैक ऑन ताइवान। तो चाइना यहाँ पे ताइवान पे हमला कर सकता है, तो सब कुछ हो जाता है। चाइना ताइवान पे हमला कर रहा है, ठीक है भैया। जो अब देखो यहाँ पे यही चीज होने वाली है। अब यहाँ पे और रसिया जो है यूक्रेन पे हमला कर दिया, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया भी पीओके पे हमला कर दे और पीओके को अपने में शामिल करा ले। तो ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट तो ये भी कर रहे थे यार पाकिस्तान में हमला करो, जो भी है। लेकिन सबसे आपको पता है कि यार जब झगड़ा होता है, इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होता है पैसे का। तो उसके बाद ये भारत ऐसा कुछ नहीं सोच रहा होगा। हमें लग रहा है भारत ऐसे पीओके के बारे में नहीं सोच रहा होगा। क्यों नहीं सोच रहा होगा? क्योंकि अगर अभी जो है, अगर हमले करने की बात है तो इकोनॉमिक लॉसेस भारत को बहुत ज्यादा होंगे। और अभी भारत जो है वो देख रहा है कि यार अभी वो कंट्री जो है उनकी लॉस हो रहे हैं, जैसे रसिया और यूक्रेन लड़ रहा है, या फिर वो उनके जो अगर लड़ाई हो रही है तो वहां पे लॉस हो रहा है, उनके घाटे हो रहा है। तो हम अपने आप को सुपर पावर बनाने में, अपने आप को अगर हम और मेहनत करते हैं तो उनका लॉस होगा, और हम अपने आप को बढ़ा ले जाते हैं तो हम सुपर पावर बन सकते हैं। हालांकि इंडिया को सुपर पावर बनने में मुझे लगता है कि 10-15 साल तक लग जाएंगे, लेकिन हाँ एक अपॉर्चुनिटी है। अगर ये विश्व युद्ध होता है तो अगर अमेरिका यूक्रेन का साथ देता तो अमेरिका भी लड़ाई लड़ता, अमेरिका भी तबाह होता और रसिया भी तबाह होता, तो इंडिया को एक बहुत ही बड़ा चांस मिलता यहाँ पे आगे बढ़ने का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया कि हम मिलिट्री पावर जो है हम वहां पे नहीं लगाने वाला है यूक्रेन में। तो मतलब साफ है कि यहाँ पे जो कुछ होना था वो साफ हो चुका है। एक ये बोला जरूर है अमेरिका ने कि हम उन पे सैंक्शंस लगाने वाले हैं। सैंक्शंस यानी कि उन पे कई सारे क्या है कि प्रतिबंध लगाएंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या प्रतिबंध का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला है रूस पे? क्या प्रतिबंध का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला है रूस पे? तो सबसे बड़ा हम बात करेंगे कि रूस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है या नहीं। तो देखो यार, यूक्रेन में एक और जगह हुआ करता था क्रीमिया, उस पे भी यहाँ पे रूस ने 2014 में ही कब्जा कर लिया था। जब क्रीमिया पे अटैक किया तो उस पे भी कुछ सैंक्शंस लगाए गए थे। तो रसिया इन सब सैंक्शंस को पहले से झेलते हुए आ रहा है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। यार तुम्हें हमें सैंक्शंस लगाना चाहते हो, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि इंडिया जो है, कई सारे कंट्री मिलकर कहेंगे यार उनका व्यापार बंद कर देंगे बहुत सारा, कि हमारे यहाँ से कोई व्यापार नहीं होगा। तो कई सारी चीजें जो है वहां के प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं, तो फिक्स है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रूस ने समझदारी दिखाई है और अपना जो व्यापार है वो कई सारे कंट्री से, जैसे अमेरिका ज्यादा होता था उसको बहुत कम कर लिया है। 40% से घटा के 15-20% तक ला दिया था, और वो चाइना से पहले ही डील कर चुका है। चाइना से सबसे पहले ही बात करें कि यार देखो हम तुमसे ये करने वाले हैं, वो तो चाइना से उसकी डीलिंग हो चुकी है। तो चाइना उसको सपोर्ट करने वाला ही है, और चाइना इसलिए भी सपोर्ट करने वाला है क्योंकि वो फ्रांस जो है, रसिया अगर यूक्रेन पे हमला कर रहा है, तो यहाँ पे उसको, रसिया को भी कई सारे कंट्री का जरूरत पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे चाइना अगर रसिया के सपोर्ट में खड़ा होता है, तो जब चाइना ताइवान पे हमला करेगा तो फ्रांस भी उसका साथ देगा। तो ये दोनों कंट्री यहाँ पे एक दूसरे का साथ देने वाली हैं और एक दूसरे का सेम यही काम करने वाली हैं। तो ये चीज हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तो एक काउंसिल बना था, यूनाइटेड नेशन, यानी एक यूनाइटेड नेशन से बना हुआ था ताकि पीस मेंटेन रहे। लेकिन उसका अभी कुछ यूज दिखाई नहीं देता, क्योंकि बार बार कहने के बावजूद भी रूस ने अपना काम कर दिया है। जो उसको करना था वो पूरे यूक्रेन को लगभग तबाह कर, बहुत ज्यादा बम धमाके हुए हैं और पूरी तरह से यूक्रेन जो है लगभग पूरी तरह से, एक प्रकार से देखो तो यार यूक्रेन को कब्जा होने से कोई अब रोक नहीं सकता है। अमेरिका साफ मना कर दिया है कि वो मिलिट्री पावर भेजेगा नहीं, तो अब कुछ नहीं होने वाला। तो और कोई क्वेश्चन अगर छूट रहा हो तो हम उसको देखते हैं। हाँ फ्रेंड, एक ही क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहा है और वो क्वेश्चन यही है कि भारत इस समय किसके साथ है, यानी रसिया के साथ है या फिर यूक्रेन के साथ है। देखो यार यूक्रेन, हाँ सीधा सा बात है, किसके साथ है भारत। तो सबसे पहले बात ये है कि भारत अभी साफ साफ मना कर दिया कि ना तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब इसका भी कई सारे रीजन है। मतलब वो कह रहा है कि यार यहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि भारत जैसे बोले कि वो किसकी तरफ है, ऐसा जो कुछ भी जैसे यहाँ पे भारत क्लियर नहीं करना चाहता। भारत क्लियर ये भी नहीं करना चाहता क्योंकि रूस जो है सबसे उभरती हुई पावर है। तो
भारत रूस से दुश्मनी तो नहीं लेने वाला है, और रूस ने कई बार भारत की मदद भी करी है, और उसके जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है भारत और रशिया के बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तो भारत उसको खराब करना नहीं चाहता है। भारत बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा व्यापार करता है, तो वो रूस के साथ तो कुछ भी नुकसान करने वाला नहीं है। सेकंड, ये यार यूक्रेन है, यूक्रेन का अगर साथ न देने का मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो अमेरिका से भी दुश्मनी मोल लेता है, और तो सीधा सा बात है यार, अमेरिका अभी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं बचा हुआ है। हम यही देखेंगे कि हमारा भला किसमें है, और हम अगर अमेरिका के साथ जाते हैं तो रूस हमसे नाराज हो जाएगा, और कई सारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, कई सारे जो प्रतिबंध है वो भी यानी कि अपने को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो भारत ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। तो भारत इस पे कहता क्या है, जब उसे पूछा जाता है कि आप किसके साथ हैं, तो भारत यही कहता है कि देखो यार, ये दो कंट्री का मामला है, यूक्रेन का मामला है और रशिया का मामला है, तो जो अदर कंट्रीज हैं उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उन दोनों को आपस में बात करके मामला को शांत करना चाहिए। तो हालांकि मुझे लगता है कि मामला तब तक बात करके शांत किया जा सकता है जब तक झगड़ा ना हुआ हो। जब बात आगे बढ़ चुकी है उसके बावजूद भी भारत यही कह रहा है कि भारत और रशिया और यूक्रेन को जो है बातचीत करके आपस में मामले को सुलझाना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया। अब एक और प्रतिबंध लगने वाला हो, तो आप एक और बात सुन रहे होगे, स्विफ्ट में स्विफ्ट बैंक, स्विफ्ट आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा कि स्विफ्ट जैसा प्रतिबंध ऐसे आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा। तो ये क्या है? तो एक स्विफ्ट जैसा प्रतिबंध की अगर हम बात करें तो स्विफ्ट जैसा प्रतिबंध क्या है, जैसे मान लो भारत में एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा भेजना है। भारत में एक जगह से, जैसे मान लीजिए मैं आपको अगर 1000 रुपए भेजना चाहता हूं, तो सीधा सा बात है, आपको यूपीआई आईडी के थ्रू मैं आपको भेजूंगा या जो कुछ भी, तो मेरे पास एक ओटीपी आएगा और मैं उस ओटीपी को एंटर करूंगा तो आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये ओटीपी वाली जो व्यवस्था है ना, वो सिर्फ भारत में है। तो फिर अगर मान लीजिए मैं इंडिया में हूं और आप अमेरिका में हो, तो अगर मैं आपको पैसा भेजना चाहता हूं तो मैं कैसे भेजूंगा? सीधा सा बात है। तो वहां पे एक जो कंट्री काम करती है, एक जो मतलब काउंसिल बनाया गया, ग्रुप, कई सारे लोग, कई सारी कंट्री मिलकर एक स्टैब्लिश हुआ है स्विफ्ट का, SWIFT। तो जब भी हमें बाहर विदेशों में ट्रांजैक्शन भेजना होता है, विदेशों में पैसा भेजना होता है, तो हमें एक कोड एंटर करना होता है, स्विफ्ट कोड। जैसे ओटीपी हम एंटर करते हैं वैसे ही स्विफ्ट कोड हमें एंटर करना होता है। तो हमारा जो है यहाँ से पैसा जो है वहां पे ट्रांसफर हो जाता है और वहां का व्यक्ति आराम से निकाल लेता है। तो ऐसा अगर क्या है कि यही बात चल रही है कि स्विफ्ट से जो है उसको बैन कर दिया जाए रशिया को, ताकि जो रशिया में और भी जो अदर कंट्रीज रहने वाली हैं, जैसे रशिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्ट में रहेगा तो वो दूसरे देश में पैसा नहीं भेज पाएगा। अगर जैसे रशिया पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया जाता है, तो जो इंटरनेशनली पैसे भेजने का जो होता है भेजने वाला, तो उसमें उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और उसके बहुत सारे लॉसेस होंगे। लेकिन अभी जो है रूस पे स्विफ्ट का बैन नहीं लगा हुआ, स्विफ्ट बैन नहीं लगा हुआ है। तो फिर अमेरिका से पूछा गया, यानी बाइडेन से, कि अब क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने स्विफ्ट से बड़े बड़े यहाँ पे सैंक्शन लगाए हैं, तो अब यही देखने वाला कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, कुछ तो नुकसान होगा, सीधा सा बात है कि रशिया को कुछ यहाँ पे नुकसान होने वाला है, बट कितना होने वाला है इसका भी गेस नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जितने भी जो क्वेश्चंस थे उनके मैंने आंसर कर दिए हैं, और जितने भी डाउट हो सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस मैं भूल भी गया हूं, बट याद नहीं आ रहा अभी। तो जितना मुझे याद आया उतना मैंने आप सभी को बता दिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।